भगत सिंह, इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, यहाँ तक कि आपने बहुत बार इस नाम को लिया भी होगा। कभी किसी किताब में, कभी किसी फिल्म में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, तो कभी उन क्रांतिकारियों और अमर शहीदों के साथ जिसने आज़ादी के लिए अपनी जान देके अमर हो गए। इस नाम को आप सिर्फ नाम समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये नाम आज भी भारतीय बड़े ही गर्व से लेते हैं। ये नाम आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, आज भी इस नाम से लोग मोटिवेट होते हैं। ये नाम युवाओं के तन मन में आज भी जोश भरती है। ये नाम आज भी लोगों के दिलों में है। इस नाम ने यूं ही नहीं इतनी इज्जत कमाई है, इस नाम के पीछे ना जाने कितनी कहानियाँ और संघर्ष है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कहानियाँ और संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस नाम की शुरुआत 27 सितंबर 1907 से होती है, जब पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम विद्यावती तथा पिता किशन सिंह संधू होते हैं। भगत सिंह प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही कुछ वर्ष करते हैं। कुछ वर्षों बाद उनका दाखिला लाहौर के दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल में कराया जाता है। 1927 तक वे लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो जाते हैं, जिसकी स्थापना 2 साल पहले लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की थी। जब उनकी उम्र सिर्फ 12 से 13 साल की थी, तब 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। अंग्रेजों के प्रति उनके मन में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई। कुछ सालों बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जब 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था, मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, अभी उसे तहसील कहते हैं, तो वहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को चोरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो हुआ यूँ कि जब गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और किसानों का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद भगत सिंह का अहिंसा पर से विश्वास कमजोर होता गया। उनके मन में बदलाव आने लगे कि सिर्फ अहिंसा से भारत को आज़ादी मिलनी मुश्किल है। तब उन्होंने शस्त्रीकरण पर जोर दिया। उन्होंने हिंसा के मार्ग को चुनना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले और कसम खाई कि ये जिंदगी आज़ादी के नाम होगी, चाहे उसके लिए उन्हें मृत्यु हो क्यों ना मिले। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। एक घटना और थी, 9 अगस्त 1925 को घटी थी, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। इस घटना में क्या हुआ था कि काकोरी ट्रेन एक्शन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कष्ट हुआ। तब दोनों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, प्रबंध कर दिया। इस तरह इन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया और वहां से फरार हो गए। उस समय क्या था कि
अंग्रेज ही उच्च पदों पर थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे। तो अंग्रेजों के अत्याचार से भगत सिंह का विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित ना होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पर्चे उड़ाने का भी फैसला किया। भगत सिंह चाहते थे कि इस घटना में कोई भी खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। पुलिस आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। उस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहकर भी उनका अध्ययन हमेशा जारी रहा। आपको बता दें कि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनको हिंदी, इंग्लिश, मराठी भाषा भी आती थी। उनके उस दौरान लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपनी जान भी दे दी थी। अब आता है वो दिन 7 अक्टूबर 1930, जिस दिन अंग्रेजी अदालत के द्वारा 68 पन्नों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी उस दिन बाकी कैदियों को कुछ भी खबर ना थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों को समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी गई थी। जब सारे कैदियों को पता चला कि फांसी भगत सिंह को होने वाली है तो सारे कैदियों की आंखें नम हो गई। कैदियों के द्वारा यह मांग किया जाने लगा कि भगत सिंह की कोई एक चीज़ हमें लाकर दे दो, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को यह बता सकें कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। जब भगत सिंह को यह पूछा गया कि मौका मिलने पर भी आप क्यों नहीं भागे, तो उनका जवाब था कि इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। उसके बाद जब तीनों का वजन नापा गया तो तीनों का वजन पहले के मुताबिक बढ़ गया था, जो कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। फांसी के लिए ले जाते समय उनके मुंह से और भी गीत तथा नारे सुनाई दे रहे थे। वो गीत थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथ ही वे इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे भी लगाए जा रहे थे। अब वो समय आता है जब 23 मार्च 1931 को उन्हें और उनके 2 साथियों को फांसी दी जाती है। भगत सिंह की साहस और हिम्मत का पता इस बात से आप लगा सकते हैं कि फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई
कुलतार को भेजे गए पत्र में लिखते हैं कि नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इम्तिहान क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। इन जोशीले पंक्तियों से उनके शौर्य और साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने तो चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात में ही जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश के लिए ही कुर्बान होगी। भगत सिंह का एक लाइन था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो लाइन था कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं, जिनको भयभीत होना तो आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका पूरी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। आज भी भारतीय भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी महज 23 वर्ष में देश के लिए समर्पित कर दी। तो ये कुछ भगत सिंह की कहानियाँ और संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया। आप भगत सिंह तथा उनके साथियों को किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर। धन्यवाद। साथ ही अगर इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें।